Hello friends, today's topic is defense mechanism, mental mechanism, ego defense mechanism. So what is ego defense mechanism? नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वेज ऑफ कॉपिंग विथ डिफ़िकल्ट फीलिंग्स। इसका मतलब है किसी भी डिफ़िकल्ट फीलिंग से, स्ट्रेसफुल कंडीशन से और पेनफुल फीलिंग से हम कैसे कोप अप करते हैं उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसका कॉन्सेप्ट दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। लेटर उनकी डॉटर थी एना फ्रॉइड, उसने इनको एक्सप्लेन किया था। जो सिगमंड फ्रॉइड होता है उनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोलते हैं। उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन माइंड होता है वो 3 फोर्सेस के थ्रू वर्क करता है। जो 3 फोर्सेस है वो है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड होता है वो प्लेजर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईगो होता है वो रियलिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और जो सुपर ईगो होता है वो मॉरल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये तीनों कोऑर्डिनेशन में वर्क करके चलते हैं। जब इड और सुपर ईगो में इम्बैलेंस होता है तो ईगो जो होता है वो कुछ ऐसे टेक्निक्स का यूज़ करता है जिससे इन दोनों में बैलेंस होता है, उसको बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। द ईगो यूजुअली कोप्स विथ एंजाइटी थ्रू द रैशनल मीन्स। जो ईगो होता है वो एंजाइटी से कोप अप करता है कोई लॉजिकल मीन्स देके या रैशनल मीन्स देके। When the anxiety is too painful, the individual cope by using defense mechanisms to protect the ego. जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो इंडिविजुअल डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता है और उससे कोप अप करता है। मोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट एट द अनकॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस। इसका मतलब होता है कि बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें मोस्ट लिखा है, मतलब ज़्यादातर डिफेंस जो मैकेनिज्म होते हैं वो अनकॉन्शियसली हम यूज़ करते हैं। कुछ कुछ होते हैं जिनका यूज़ हम कॉन्शियसली भी करते हैं। Next definition. Defense mechanism are method of attempting to protect self and cope with basic drives or emotionally painful thoughts and feelings. इसका मतलब है डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे मेथड होते हैं जिसका यूज़ हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और पेनफुल फीलिंग्स और थॉट्स से खुद को कोप अप करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रिप्रेशन, सब्लिमेशन और भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, द ट्रांसफ़र ऑफ फीलिंग्स इमोशंस फ्रॉम वन टारगेट टू अनदर न्यू टारगेट। जो सिंपली डिस्प्लेसमेंट का मीन होता है वो होता है टू शिफ्ट, टू मूव। इसमें जो हमारा एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, जो भी फीलिंग्स होती है उसको हम लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बॉस है, वो एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है। अब एम्प्लॉय तो उसको वापस रिटर्न में चिल्ला नहीं सकता उस पर, क्योंकि बॉस उसका प्रमोशन रोक देगा। तो वो चाहता है कि बॉस ने जो मेरे ऊपर चिल्लाया है वो एंजाइटी, वो जो स्ट्रेस है वो मैं किसी न किसी पर उतारूँ। तो वो घर जाके जो उसका सारा फ्रस्ट्रेशन होता है अपनी वाइफ पे निकालता है। वाइफ बोलती है कि इसने मेरे पे चिल्ला दिया, तो वाइफ का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो उसको बच्चों पे निकालती है। दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। Second है rationalization. It is a process in which an individual justifies his failure and socially unacceptable behavior by giving socially approved reason. इसमें कोई भी जो पर्सन होता है वो अपने फेलियर को ऐसे जस्टिफाई करता है या ऐसे सोशली अप्रूव्ड रीज़न देता है जिससे कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए। जैसे कि कोई अपनी वीकनेस को ऐसे डिफाइन कर रहा है या किसी के सामने ऐसे रैशनल मीन्स देके बता रहा है जिससे कि उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया जो कि अनएक्सेप्टेबल था, तो वो उसको सोशली अप्रूव्ड बनाने के लिए बोलेगा कि टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया था, या मैं हॉस्टल में रहता था तो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, उसकी वजह से मैं फ़ेल हो गया। तो वो सोशली अप्रूव्ड रीज़न दे के सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बन जाता है। दैट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। Next है denial. The individual does not accept the existence of something that is disturbing. Denial का सिंपली मीन्स होता है नहीं, ये नहीं हो सकता। इसमें कोई भी पर्सन ऐसे पेनफुल फीलिंग्स या ऐसी फीलिंग्स जो उसको डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस देती है, उस फीलिंग्स को हमेशा के लिए वो मना करता है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो किसी पेशेंट को अभी अभी डायग्नोज हुआ है कि उसे कैंसर है, तो उसका फर्स्ट रिएक्शन यही होता है नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके लिए वो अपनी कैंसर की 1 बार रिपोर्ट करवाएगा, 2 बार करवाएगा, 3 बार करवाएगा, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो बार बार रिपोर्ट करवाएगा, लेकिन वो इस बात को मान ही नहीं सकता है कि उसको कैंसर हुआ है। तो सिंपली यही होता है डिनाइल। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन।
preventing unacceptable or undesirable thoughts or behavior from being expressed by exaggerating the exact opposite thoughts or behavior। इसमें जो अनएक्सेप्टेबल और अनडिज़ायरेबल थॉट्स होते हैं उनको हम प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि हमारे मन में बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हमें पता है कि वो अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए हम उनको बाहर नहीं लाते हैं, तो हम ठीक उसके अपोजिट जो थॉट होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सास बहू के झगड़े होते ही रहते हैं। बहू के मन में अपने सास के लिए बहुत सी नेगेटिव फीलिंग्स होती है जो कि उसे पता है वो अनएक्सेप्टेबल है, वो शो करेगी तो वो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होगा, तो वो अच्छा दिखने के लिए ठीक उसके अपोजिट है, वो अपनी सास की बड़ाई करेगी। मेरी सास ऐसी है, बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, ऐसे वैसे उसकी वो अच्छी तारीफ़ करेगी, जिससे कि ये बातें हैं वो सोसाइटी में एक्सेप्ट होती है। तो वो जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको उसके ठीक अपोजिट वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर को प्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन, अनकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली ब्लेमिंग समवन एल्स। ये ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम जनरली डे टू डे यूज़ करते हैं। इसमें हम हमारी गलती को किसी और पर ब्लेम कर देते हैं। हमने कुछ भी गलत कर दिया जिससे हमें एंजाइटी हो रही है तो उसको कम करने के लिए हम किसी और को ब्लेम कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सर्जरी हो रही है, उसमें डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है तो उसका सारा ब्लेम नर्स पर थोप देता है, बोलता है कि नहीं, इसने ओटी की प्रिपरेशन सही से नहीं करी थी, इसने इक्विपमेंट्स की प्रिपेयर सबसे नहीं करी थी, जिसकी वजह से ये गलती हो गई। इस तरह से वो अपना सारा ब्लेम नर्स पे डाल देता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है compensation, an attempt to make up for deficiency by directing his energies to another aspect of one's personality in which no deficiency exists। इसका मतलब होता है कि इसमें जो हमारी वीकनेस होती है हम उसको किसी और एरिया में अपना बेस्ट देकर कवर अप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट है वो स्टडी में फेल हो जाता है, तो वो स्टडी में तो फेल हो गया है बट वो स्पोर्ट्स में अपना बेस्ट देकर जो उसकी स्टडी की वीकनेस थी उसको कंपनसेट कर सकता है। इसको बोलते हैं कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज सेल्फ वर्थ बाय एक्वायरिंग सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल वन एडमायर्स। आइडेंटिफिकेशन का सिंपली मीन्स है किसी को कॉपी करना। हम ह्यूमन एक सोशल बीइंग है, तो हम दूसरों को कॉपी करते हैं। खुद को अच्छा दिखाने के लिए हम कुछ सीखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमें कुछ आइडेंटिटी मिल सके। दूसरों की कॉपी करना ही आइडेंटिफिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी लड़की ने टीवी में देख ली कि हाँ उस हीरोइन ने ये साड़ी पहन रखी है, उस हीरोइन ने ये जीन्स पहन रखी है, तो आई बाय दिस साड़ी, आई बाय दिस ड्रेस, मुझे अच्छी लगी तो मैं भी ऐसे ही पहनूंगी। वो किसी रोल मॉडल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एन अटेम्प्ट टू अवॉइड एक्सप्रेसिंग एक्चुअल इमोशंस associated with the stressful situations by using the intellectual process of logic, reasoning and analysis। इसका मतलब है कि हम कैसे अवॉइड करेंगे हमारे एक्चुअल इमोशंस को एक्सप्रेस होने से। कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई है, उस कंडीशन को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कुछ अच्छे और लॉजिकल रीज़न देके हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन की जॉब लगी है और उसकी पोस्टिंग बैकवर्ड एरिया में हो गई है, तो उसके पेरेंट्स तो टेंशन में आ गए कि मेरे बच्चे ने इतने अच्छे से पढ़ाई करी और अब उसकी पोस्टिंग हुई तो ऐसे बैकवर्ड एरिया में हुई है। तो वो पर्सन क्या करता है कि अपने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का यूज़ करके, जो उसकी जॉब बैकवर्ड एरिया में लगी है तो उसको वो अपनी जो जॉब लगी है उसको पेरेंट्स को बोलेगा कि नहीं, वहाँ पे तो ये बेनिफिट्स है, वहाँ का एरिया इतना अच्छा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो वहाँ के बेनिफिट्स बताएगा। ये नहीं बताएगा कि वहाँ का एरिया इतना गंदा है, ये वो। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का यूज़ करके वो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई थी उनके पेरेंट्स के लिए, उसको वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से लॉजिकल रीज़न देकर वहाँ के बेनिफिट्स बताएगा। इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है रिप्रेशन, अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंट्री फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल आइडियाज, इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब होता है कि अनकॉन्शियसली और इनवॉलेंट्री हम पेनफुल आइडियाज़ और फीलिंग्स को भूल जाते हैं। जो रिप्रेशन की प्रोसेस होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। इसमें ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग्स होती है, ऐसी फीलिंग्स जिसको हम याद नहीं करना चाहते हैं,
हम जानबूझकर उन चीज़ों को रिप्रेस नहीं करते या भूलते नहीं है, क्योंकि एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस हो जाती है जो हम अपने आप ही भूल जाते हैं। हम चाहकर उनको भूलना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्सिंग स्टूडेंट हु फेल्ड द रीसेंट बोर्ड एग्जाम कैन नॉट रिमेंबर एनी ऑफ द क्वेश्चन आस्क। एक नर्सिंग का स्टूडेंट है, वो एग्जाम में फेल हो गया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन है, तो ये तक भूल जाता है कि उससे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। वो इसलिए नहीं भूलना चाहता कि मैं फेल हो गया इसलिए मैं याद नहीं करना चाहता। ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है जिससे वो अपने आप भूल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो कोई पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो भूल जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो अपने आप इसको भूलना नहीं चाहता है, बट ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है। एक और एग्जाम्पल देखें तो किसी बच्चे के साथ बचपन में अब्यूज़ हुआ है, तो वो उस बात को भूल चुका है क्योंकि ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। बट हाँ, उसके कुछ इफेक्ट है वो अभी भी उसके पर्सनैलिटी में देखने को मिलते हैं। इसी को बोलते हैं रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, रीचैनलिंग ऑफ ड्राइव्स और इम्पल्सेस दैट आर पर्सनली और सोशली अनएक्सेप्टेबल इनटू एक्टिविटीज़ दैट आर कंस्ट्रक्टिव एंड एक्सेप्टेबल। इसका मतलब है हमारे मन में ऐसे बहुत से एक्सप्रेशन और ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनको हमें एक्सप्रेस करना होता है। अगर हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हमें एंजाइटी होगी, लेकिन वो जो एक्टिविटीज़ होती है वो अनएक्सेप्टेबल होती है, तो हम उन एक्ट को ऐसे रीचैनलाइज करेंगे जिससे कि वो एक्टिविटीज़ है वो एक्सेप्टेबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी, उसमें जो एक्टर था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो उसके कोच ने क्या किया, उसके गुस्से को उसको स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखिए तो किसी पर्सन का अभी ब्रेकअप हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड सा रहता है, तो वो जो उसकी फीलिंग्स है उसको राइट करना स्टार्ट कर देगा, तो क्या पता वो राइटर भी बन सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है कन्वर्जन, द अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट सिम्बोलिकली थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। इसका मतलब है हमारे अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या स्ट्रेस है, हम उसको फिजिकली सिम्बोलिकली प्रेजेंट करते हैं। कोई भी हमारे अंदर रिफ्रेस्ड फीलिंग्स या थॉट्स है, उससे हमें एंजाइटी हो रही है, तो उस चीज़ को हम सिम्बॉलिकली प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, उसको एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया, उसको एंजाइटी हो रही है, तो वो क्या करेगा, जिस मॉर्निंग उसके एग्ज़ाम रहेंगे उस मॉर्निंग में वो उठेगा और फिजिकली सिम्टम शो करेगा कि मेरे सिर दर्द हो रहा है, मुझे स्लीपी सा लग रहा है, डिजीनेस हो रही है, हेड स्पिनिंग हो रहा है। ऐसे वो फिजिकली उन सिम्टम्स को प्रेजेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है रिग्रेशन, स्लिपिंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन फेस्ड विद स्ट्रेस। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन आने पर हम हमारे पहले वाले स्टेज में चला जाते हैं। सिंपल मीन है गोइंग बैक टू द अर्लियर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि आपको पता है इन्फेंसी, प्री स्कूलर, स्कूलर। तो इसमें कोई पर्सन उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो अपने पहली वाली डेवलपमेंट स्टेज में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ कॉलेज टॉम स्टार्ट सकिंग द थंब। इसका मतलब है कि टॉम को बहुत ज़्यादा कॉलेज का प्रेशर है, उससे उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही है, तो वो क्या करता है, थंब सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है अनडूइंग, कॉन्शियसली डूइंग समथिंग टू काउंटर एक्ट और मेक अप फॉर अ ट्रांसग्रेशन और रॉन्ग डूइंग। इसका मतलब है ऐसी थॉट्स या ऐसी फीलिंग या ऐसा कुछ कर देना जो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ ये टॉलरेबल या एक्सेप्टेबल नहीं था, जिससे हमारा ईगो गिल्ट में आ जाता है, जिससे हमें एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अनएक्सेप्टेबल एक्ट किया था हमने, हम उसके अपोजिट एक्ट प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हस्बैंड है जिसने ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। बाद में जब वो ऑफिस जाएगा तो उसे रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया, तो वो ठीक उसके अपोजिट ही एक्ट प्रेजेंट करेगा और शाम को आते टाइम अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लाएगा। तो इसी को बोलते हैं अनडूइंग। नेक्स्ट नेगेटिविज्म, सम इंडिविजुअल रिएक्ट टू फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन बाय बिकमिंग नेगेटिव, दे बिकम रिबेलियस। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो वो उसका रिप्लाई भी एकदम नेगेटिव तरीके से ही करते हैं। कोई पर्सन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, स्ट्रेस में है, उसको अपने जॉब की टेंशन है, वाइफ की टेंशन है, सब चीज़ की टेंशन है, और वो एक जगह बैठा है। ऐसे में उसका फ्रेंड आता है, उसको बोलता है कि चल यहाँ घूमने चलते हैं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। वो पर्सन पहले से ही फ्रस्ट्रेट और उसके इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देना, वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस बन जाता है। रिबेलियस मतलब बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बन जाता है और उसके फ्रेंड को फिर वो नेगेटिविटी से ही रिप्लाई देता है, तो जाना यहाँ से, तेरे को एक बार समझ नहीं आता है, मैं पहले से इतना परेशान हूँ, ऐसे वैसे। मतलब जो भी उसकी फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन होती है वो उसे नेगेटिवली रिप्लाई करता है और किसी और पर
टारगेट करता है अपनी नेगेटिविटी को, इसी को बोलते हैं नेगेटिविज्म डिफेंस मैकेनिज्म। लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है सब्सटीट्यूशन, एडजस्टर मैकेनिज्म इन विच ओरिजिनल गोल्स और डिज़ायर्स आर सब्सटीट्यूटेड बाय अदर्स। इसमें जो पर्सन के ओरिजिनल गोल्स होते हैं उसको वो किसी और गोल से सब्सटीट्यूट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कि नेशनल लेवल क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसने उस गोल को सब्सटीट्यूट किया कॉलेज लेवल पर कोच बनकर। तो उसने अपने ओरिजिनल गोल को सब्सटीट्यूट कर लिया कोच बनकर, इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म। इम्प्लीकेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इनेबल अ पर्सन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी पर्सन को कैपेबल बनाता है कि वो अपने अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है difficulties only occur if the defense mechanism are inadequate to deal with anxiety or inappropriate to the situation in which they are used। इसका मतलब है कि अगर डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम सही से एंजाइटी से डील नहीं कर रहे हैं और जिस सिचुएशन में इसका यूज़ करना चाहिए उसमें नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है when mental mechanisms are used moderately they are harmless and help to face conflicts and frustration easily। इसका मतलब है जब हम मेंटल मैकेनिज्म का यूज़ लिमिटेड टाइप के लिए करते हैं, मॉडरेटली करते हैं, तो ये हार्मलेस होता है और हमारी हेल्प करता है फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को ईजिली कोप अप करने के लिए और फेस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट यूज ऑफ दिस डीएम इज हार्मफुल, दे डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम बट ओनली रिलीव द रिलेटेड एंजाइटी। जब हम इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, लगातार करते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड जो एंजाइटी होती है उसको कुछ हद तक ये कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन ऑपरेट अनकॉन्शियसली। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उनका यूज़ हम अनकॉन्शियसली करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे रिड्यूस द डिस्ट्रेस कोज्ड बाय फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो भी फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे अंदर एंजाइटी हुई है, डिस्ट्रेस हुआ है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दे इनेबल द पर्सन टू अडेप्ट टू डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब है डिफेंस मैकेनिज्म का जो यूज़ करते हैं हम, उससे वो किसी भी पर्सन को कैपेबल बना सकता है कि जो भी डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है उसको एक्सेप्ट कर सके, अडेप्ट कर सके। मतलब उसकी लाइफ में जो भी चिंताजनक एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको वो फेस कर सकता है या कोप अप कर सकता है थ्रू द डिफेंस मैकेनिज्म। ये था हमारा टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे सेफ।